सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट का ओल्ड पेपर है दिसंबर 2007 का। यह पेपर जो है यूजीसी नेट सेलेक्ट पीएचडी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के फर्स्ट पेपर के लिए आपके लिए मार्गदर्शन का काम करेगा और आपको पता चलेगा कि नेट के एग्ज़ाम में या जो भी सेलेक्ट पीएचडी एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, आपको 2006 से लेकर 2019 तक के जितने भी पेपर हैं इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम 45 क्वेश्चन पे बात करेंगे क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन हैं, इसमें से 5 क्वेश्चन डीआई के हैं, उनको छोड़ दिया गया है। 45% पैराग्राफ को लगा के सभी क्वेश्चन पे बातचीत करेंगे। चलते हैं दोस्तों पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से मौखिक मार्गदर्शन के लिए सबसे कम प्रभावी क्या है? तो जो मौखिक मार्गदर्शन किया जाता है उसमें से क्या सबसे कम प्रभावी माना जाता है? एप्टीट्यूड को, बी दृष्टिकोण को, और बी कौशल को, सी दृष्टिकोण को और डी संबंध को। तो मौखिक मार्गदर्शन में कौशल को कम प्रभावशाली माना जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, सीखने में शिक्षक की भूमिका का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? यानी कि लर्निंग में जो है एक टीचर का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा होता है या पहलू है? एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास करना, बी है अंतर्दृष्टि का विकास करना, सी है प्रोत्साहन और नैतिक समर्थन का प्रावधान करना और डी है नियंत्रण, नैदानिक और औपचारिक मदद का प्रावधान करना। तो इसमें जो है एक पर्याप्त प्रदर्शन का गठन करने में अंतर्दृष्टि का विकास करना शिक्षक की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। इन 4 ऑप्शन में जो है नेट के एग्ज़ाम में दोस्तों आपको सभी ऑप्शन राइट्स लगेंगे, लेकिन जो सबसे प्रभावी होगा और सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट होगा वही आपका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है, सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? जब हम लर्निंग करते हैं तो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है, ए में दिया है व्यक्तिगत समायोजन करना, बी है व्यवहार का संशोधन, सी है सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता पैदा करना और डी है स्वयं को रोजगार के लिए तैयार करना। तो व्यवहार का संशोधन सबसे महत्वपूर्ण होता है लर्निंग या टीचिंग का। प्रश्न नंबर 4 है, जो छात्र कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं उनको करना चाहिए क्या? स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, बी कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने के लिए सलाह देनी चाहिए, सी प्रश्न पूछने जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और डी व्याख्यान के दौरान परेशान न करने की सलाह देनी चाहिए। दोस्तों, इसमें ए और सी आपको दोनों राइट लगेंगे, लेकिन स्वतंत्र रूप से जवाब खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिकतम भागीदारी संभव है। यानी शिक्षण जब कराया जाता तो उसमें बहुत सारी टेक्निक या विधियों का प्रयोग किया जाता। तो इसमें विधियाँ पूछी गई हैं शिक्षण में कौन सी प्रभावशाली? ए चर्चा विधि, बी व्याख्यान विधि, सी ऑडियो विजुअल एड्स और डी पाठ्यपुस्तक विधि। तो चर्चा विधि ऐसी है जिसमें अधिकतम छात्रों की भागीदारी संभव है। प्रश्न नंबर 6 है, सामान्यकृत निष्कर्ष को नमूने के आधार पर तकनीकी रूप से जाना जाता है। डेटा विश्लेषण और व्याख्यान, बी पैरामीटर निष्कर्ष, सी सांख्य निष्कर्ष और डी उपरोक्त सभी। तो सामान्यकृत निष्कर्ष को नमूने के आधार पर तकनीकी रूप से जो है डेटा विश्लेषण और व्याख्यान के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है, एक्सपेरिमेंटल्स अध्ययन पर आधारित है। यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी वो रिसर्च की जाती है वो किस पर आधारित है? ए है चरों का हेर फेरी में, बी है वैचारिक मापदंडों पे, सी है अनुसंधान की प्रकृति पर, डी है सात्य का सर्वेक्षण पर। तो एक्सपेरिमेंटल का जो अध्ययन किया जाता है वो चरों की हेरफेरी या चरों में जो अंतर होता है उसके आधार पर किया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 8 है, वैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य विशेषताएं क्या है? अनुभवजन्य होता है, बी सैद्धांतिक होता है, सी प्रायोगिक होता है और डी उपरोक्त सभी। तो जो वैज्ञानिक अनुसंधान होती हैं वो सभी विशेषताएं उसमें पाई जाती हैं। तो डी इसका ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9 है, एक शोध की प्रमाणिकता की जाती है। ए मौलिकता से, बी वैधता से, सी वस्तुनिष्ठता से, डी उपरोक्त सभी से। तो एक शोध की जो प्रमाणिकता की जा सकती है वो उसकी वस्तुनिष्ठता से
की जा सकती है। प्रश्न नंबर 10 है, जनसंख्या के परिमित होने पर आमतौर पर किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है? ए क्षेत्र नमूना तकनीकी का, बी उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक का, सी व्याख्यात नमूनाकरण तकनीकी का, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीकी का प्रयोग किया जाता है जब जनसंख्या परिमित हो। प्रश्न नंबर 11 से 15 तक पैराग्राफ दिया है। इस पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन आते हैं। हम पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद जो है 5 क्वेश्चन करेंगे। हालांकि पैराग्राफ के क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते, लेकिन आपको पैराग्राफ पढ़ने से और उसमें आए क्वेश्चन के आधार पर आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन पैराग्राफ से आए हैं, कितने क्वेश्चन रिलेटिव हैं और कितना क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन का जवाब देना है। गांधी का समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय दर्शन इस बात पर आधारित है कि मनुष्य को क्या चाहिए, इसके बजाय क्या नहीं चाहिए। जैन थियोसॉफिस्ट, ईसाई धर्मोपदेशों, रसिकन और टॉलस्टॉय की शिक्षाओं और प्रारंभिक रूप से भगवत गीता की शिक्षाओं का उनके प्रारंभिक जीवन, मानवता, प्रकृति और उनके पारिस्थितिकी अन्य संबंध पर गांधी की समग्र सोच के विकास पर गहरा प्रभाव डाला था। वंचितों, गरीबों और ग्रामीण आबादी के लिए गहरी चिंता ने एक वैकल्पिक सामाजिक सोच के लिए एक माहौल बनाया जो एक बार दूरदर्शिता, स्थानीय और तत्काल था। गांधी को इस बात की पूरी जानकारी थी कि भारत के बढ़ते औद्योगिकरण के कारण गांधी जी को इस बात की पूरी जानकारी थी भारत में बढ़ते औद्योगिकरण के कारण मानव जीवन को सिखलाने और बनाए रखने की आवश्यकता से उत्पन्न मांगों ने प्रकृति के सीमित संसाधनों को दूर कर दिया है। यह आजकल अनुभवहीन एवं सामान्य प्रतीक हो सकता है, लेकिन इस तरह के उच्चारण इतने ही दुर्लभ थे जितने कि वे एक सदी पहले विधर्मी थे। गांधी मौजूदा विद्युत ढांचे से भी, यानी कि उस समय के जो ढांचा था उससे भी निराश थे, चिंतित थे। मौजूदा बुनियादी ढांचे में जो एक समुदाय को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील, पारंपरिक प्रतिमानों के में पनपने के लिए अधिक संभावना रखते थे। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली पश्चिमी मूल सिद्धांतों की तुलना में प्रकृति, अंधाधुंध औद्योगिकरण व मानव आत्मा को और ऊर्जा की दास्तां इत्यादि का पड़ जाना, शायद नैतिक सिद्धांत जिनके लिए गांधी को सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है वह है सक्रिय हिंसा, जो किसी अन्य व्यक्ति को घायल न करने के पारंपरिक नैतिक संयम से प्राप्त होती है। इस मूल्य की सबसे परिष्कृत अभिव्यक्ति महाभारत के महाकाव्य में 1000 BC से 200 ईस्वी, जहाँ नैतिक विकास मानव जीवन के लिए स्वतंत्र इच्छा और अधिग्रहण की सीमा पर वाद्यों को रखने के माध्यम से आगे बढ़ाता है। परिणामों के संदर्भ में एक ही कार्रवाई का अंदाज़ा लगाया जाता है और इसका अक्सर दूसरों पर पड़ने की संभावना होती है, यानी कि इसका प्रभाव जो है दूसरों पर पड़ने की ज़्यादा संभावना होती है। जेनस ने सिद्धांत को सामान्य रूप से सभी भावुक जीवों और जैव रसायन को समान रूप से शामिल करने के लिए किया था। उन्नत जैन भिक्षु हैं, उन्होंने नंग पैरों से चलना, कीड़े मकोड़े, यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनको नुकसान न पहुँचाने के लिए अपना रास्ता बदलने के लिए बताया गया था। गैर चोट एक गैर परक्रम्य सार्वभौमिक परिचय है। इस प्रकार जो है ये आपका पैराग्राफ था। इस पैराग्राफ में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मानवता, प्रकृति और उनके पारिस्थितिकी संबंधों पर गांधी की समग्र सोच के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा था? ए जैन उपदेश का, बी ईसाई धर्मोपदेश का, सी भगवत गीता का, डी रसिकन और टॉलस्टॉय का। तो इसमें भगवत गीता का प्रभाव पड़ा हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, गांधी का समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय दर्शन मनुष्य पर आधारित था। मनुष्य पर किसके आधार था? जरूरत के अनुसार, इच्छा के अनुसार, धन के अनुसार, कल्याण के अनुसार। तो जो सामाजिक और पर्यावरण दर्शन था वह जरूरत के हिसाब से आधारित था। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है,
वंचितों, गरीबों, ग्रामीण आबादी के लिए गांधी की गहरी चिंता ने एक विकास के लिए एक माहौल बनाया था। यह किस तरह का माहौल था? ग्रामीण नीति, सामाजिक सोच का माहौल, शहरी नीति, डी आर्थिक सोच। तो इसमें सामाजिक सोच बनाया था, इसका बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 14 है, औपनिवेशिक नीति और आधुनिकीकरण के कारण विनाश हुआ था प्रमुख औद्योगिक बुनियादी ढांचे का, सिंचाई के बुनियादी ढांचे का, शहरी बुनियादी ढांचे का, ग्रामीण बुनियादी ढांचे का। तो पैराग्राफ के अनुसार जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा जो था उसका विनाश हुआ था। प्रश्न नंबर 14 हो चुका है। 15 गांधी की सक्रिय अहिंसा निम्न में से थी? दूसरों को घायल नहीं करने का नैतिक संयम, बी स्वतंत्र इच्छाओं और ग्रहण के बाद, सी कार्रवाई की स्वतंत्रता, डी प्राकृतिक औद्योगिक और मानव भावनाओं को ऊर्जा की दास्तां। तो इसमें दूसरों को घायल न करने का नैतिक संयम था। प्रश्न नंबर 16 है, डीटीएच सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रश्न है ए ऑप्शन 2000 में, बी ऑप्शन 2002 में, सी ऑप्शन 2004 में, डी ऑप्शन 2006 में। तो 2004 में शुरू की गई थी। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 नवंबर को, बी 19 नवंबर को, सी 21 नवंबर को, डी 30 नवंबर को। तो 16 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रेस दिवस सॉरी। प्रश्न नंबर 18 है, भारतीय प्रेस परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ए में 28, बी में 14, सी में 17 और डी में 20। तो भारतीय प्रेस परिषद में टोटल 28 सदस्य होते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 19 है, भारत के संविधान में सूचना प्रदान करना और प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है वो जो सूचना किसी भी सरकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकता है और सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना दी जाएगी, यह अनुच्छेद कौन सा बोलता है? ए ऑप्शन है 19 का 2 यानी 19 का 2A, बी है 19 का पहला, सी है 19 का दूसरा, डी है 19 का पहले का ए। तो डी ऑप्शन इसका राइट है। इसके अनुसार सूचना प्राप्त की जा सकती है और देनी होगी। प्रश्न नंबर 20 है, उच्च शिक्षा के लिए रेडियो का प्रयोग निम्नलिखित पर आधारित है। यानी कि रेडियो का प्रयोग उच्च शिक्षा में कौन कर सकते हैं? पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा को समृद्ध करना, बी लंबे समय में शिक्षक की जगह रेडियो को लेना इस तरह बोला गया है, सी प्रत्येक व्यक्ति को जो रेडियो सेट पर पहुंच सकते हों, डी अनुदेशन के अन्य साधन पुराने हो गए हैं इस आधार पर। नहीं, सबसे इसमें जो मेन है सी, प्रत्येक व्यक्ति को जो रेडियो सेट तक पहुंच रखता है वह जो है उच्च शिक्षा में रेडियो का प्रयोग कर सकता है और उसका बेनिफिट उठा सकता है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रश्न संख्या के स्थान पर यानी प्रश्न संख्या प्रश्नवाचक के स्थान पर वह संख्या ज्ञात करें जो इस श्रृंखला को पूरा करते हो। 4, 9, 16, 25, 36, 49 और क्वेश्चन मार्क 81 की जगह क्या आएगा? तो इसमें 64 आएगा। जैसे 4 प्लस 5 9 हो गया, 9 प्लस 7 16 हो गया, 16 प्लस 9 25, इस तरह जोड़ा गया है। जब इसको आप जोड़ेंगे तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा 64। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या आगे आएगी? 2, 5, 10, 17, 26, 37, 50 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें आप देखेंगे इसमें भी सेम वही है, 2, 5 3 जोड़ा है, 5 से 10 हो गया, 5 जोड़ दिया, फिर 7 जोड़ दिया, फिर 9 जोड़ दिया, 11 जोड़ दिया। इस तरह जब क्रम आगे बढ़ाओगे तो इसमें 65 आएगा। तो इसका बी ऑप्शन होगा 65। प्रश्न नंबर 26 है, मेजरमेंट्स यानी मेजर कर सकते हैं जिसको नाप सकते हैं वो किस कौन क्या क्या शामिल है? प्रेगनेंसी, बी निदान, सी भविष्यवाणी, डी उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को जो है हम नाप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, तो इसका डी ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 27 है, तार्किक तर्क निम्न पर आधारित है। जो तार्किक तर्क होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? ए वैज्ञानिक तर्क माने जाते हैं, बी प्रथागत जो प्रथाएं चली आ रही हैं वो माने जाता है, सी गणितीय तर्क माना जाता है, या डी सिलियलिस्टिक तर्क माना जाता है। तो डी सिलियलिस्टिक तर्क माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी? 4:17,
बराबर 7 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो इसको जब आप अनुपात निकालेंगे तो इसमें जो है 50 आएगा और इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है विषम शब्द चुने। ए में जो है साधु था, छूट गया है, बी में नाइट, सी में भिक्षु और डी में पुजारी। तो सभी चाहे भिक्षु है, पुजारी है, साधु है, कोई ना कोई ये व्यक्ति हैं, और लेकिन नाइट शब्द जो है वो अलग से है, तो इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है उस संख्या को चुने जो समूह से अलग है। ए में 49 दिया है, बी में 64 दिया है, सी में 77 दिया है और डी में 81। इसमें जब देखोगे आप तो कोई ना कोई, जैसे 49 है, 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, ये कि वर्ग हैं किसी के ना किसी के, लेकिन 77 नहीं है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। और यह क्वेश्चन 2007 का है, बहुत ही आसान पेपर आया था, इतना आसान पेपर आजकल नहीं आ रहा, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के इन्हीं से आते हैं, लेवल थोड़ा बढ़ गया है। प्रश्न नंबर 31 है संभाव्यता नमूना का तात्पर्य है, यानी कि जो प्रॉपर्टी मेमोरेंडम होता है वो जो प्रॉपर्टी होता है या संभावित प्रतिचयन होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो स्थिरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, बी व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण, सी सरल यादृच्छिक नमूनाकरण या उपरोक्त सभी। तो यह संभावित के सभी उदाहरण हैं, इसमें 5 होते हैं और इसमें 3 दिए गए हैं, तो उपरोक्त सभी इसमें आएंगे। प्रश्न नंबर 32 है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या संख्या आएगी। 36/62, 39/63, 43/61, 48/64। इस तरह आप इसको निकालेंगे तो इसमें जो है सी ऑप्शन 54/65 नेक्स्ट संख्या आएगी, आंसर होगा। प्रश्न नंबर 33 3 से 4 बजे के बीच किस घड़ी की सुई विपरीत दिशा में होंगी। तो 3:40 पे, 3:50 पे, सी में 3:45 पे, डी में 3:55 पे। तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही होगा, 3:45 पे जब घड़ी की सुई होंगी तो एक दूसरे के विपरीत होंगी। प्रश्न नंबर 34 है मेरी के 3 बच्चे हैं और क्या संभावना है कि तीनों बच्चों में से कोई भी लड़का नहीं है। 1/2 की संभावना है, बी में 1/3 की, सी में 3/4 की और डी में नॉट अबाउट। तो इसमें इस आधार पे क्वेश्चन का कोई संभावना नहीं जताई जा सकती, तो नॉट अबाउट आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाती है, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई 125%, 100%, 75% या 50%। तो इसका ए ऑप्शन है, जब किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ जाती है तो उसके क्षेत्रफल में जो है 125% की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न नंबर 36 है CD रोम के पूर्ण नाम क्या है, यानी CD रोम की फुल फॉर्म क्या है। ए में कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी, बी में कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, सी में है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और डी में है कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। तो यह है सी ऑप्शन राइट है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 37 है एक कंप्यूटर का मस्तिष्क जो अपने नियंत्रण में बाहरी उपकरणों को रखता है वो क्या कहलाता है, यानी कंप्यूटर का वह भाग कॉमन पावर यूनिट कहलाती है, बी कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है, या सी सेंटर पावर यूनिट कहलाती है, या डी सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट कहलाती है। तो उसको CPO बोलते हैं, सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 38 है डाटा को स्टोरेज के माध्यम से रखा जा सकता है जिसमें निम्न रूप से जाना जाता है, यानी कि डाटा को जो हम रखते हैं या कंप्यूटर में जो डाटा रखा जाता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल बोला जाता है उसको, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल बोला जाता है, या कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, या डी है कंप्यूटर डाटा रीराइटेबल। तो सी ऑप्शन सही है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल बोला जाता है या होता है, सी राइट आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 39 है रैम का अर्थ क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी है राइट एक्सेस मेमोरी, सी है रैपिड एक्सेस मेमोरी, डी है रिवाइव एक्सेस मेमोरी। तो इसका ए ऑप्शन राइट सही है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 40 है www का प्रतिनिधित्व करता है हु वाट एंड वेयर,
बी है वर्ल्ड वाइड वेब, सी है वर्ल्ड वाइड वेब और डी है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका डी ऑप्शन राइट है, डी राइट होगा। प्रश्न नंबर 41 है, हाल के दशकों के दौरान वनों की कटाई के कारण, जो वनों की कटाई होती जा रही है उसके कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। मृदा अपरदन हो रहा है, बी भूस्खलन हो रहा है, सी जैविक विविधता का नुकसान हो रहा है। तो वनों की कटाई के कारण ये उपरोक्त सभी, इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, सभी का पर प्रभाव पड़ रहा है और इनका सभी कमी प्रभाव में आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न प्राकृतिक खतरों में से कौन सी सबसे अधिक मानवीय आपदा का कारण है। ए भूकंप, ये मानवीय आपदा नहीं है, बी बर्फ तूफान, ये भी मानवीय आपदा नहीं है, सी जलवायु विस्फोट, ये भी मानवीय आपदा नहीं है, सुनामी, ये राइट आंसर होगा। कहने मतलब प्राकृतिक खतरों में सबसे अधिक मानवीय आपदा का कारण सुनामी है, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खतरे के लिए उपयुक्त है। खतरे दो प्रकार के होते हैं, तो इसमें जो है एक मानकृत खतरा, एक प्राकृतिक। अंतर्राष्ट्रीय AID, समय पर चेतावनी प्रणाली, पुनर्वास, सामुदायिक भागीदारी। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक खतरे के लिए उपयुक्त है। तो प्राकृतिक खतरे हैं, अगर समय से चेतावनी मिल जाए तो वह सबसे उपयुक्त माना जाता है। प्रश्न नंबर 40 है, मेट्रो शहरों में मलिन बस्ती का परिणाम है। ग्रामीण से शहरी प्रवास, बी शहरी गरीबी होगा, सी है शहरी बुनियादी ढांचे की कमी और डी है शहरी शासन। तो इसमें जो है ग्रामीण से शहरी प्रवास सबसे बड़ा जो है मेट्रो जो शहर है यानी कि बड़े सिटियां हैं उनमें मलिन बस्तियों का परिणाम है। प्रश्न नंबर 45 है, महान भारतीय जो वस्टर्ड पक्षी है वो कहाँ पाया जाता है। आपने सुना होगा वस्टर्ड पक्षी के बारे में। भारत का थार रेगिस्तान में, बी है भारत के तटीय क्षेत्र में, सी है हिमालय के समशीतोल वन में, डी है हिमालय फुट के तराई क्षेत्र में। तो इसका ऑप्शन जो है ए है, भारत का थार रेगिस्तान में यह पक्षी पाया जाता है। प्रश्न नंबर 46 है, शैक्षिक क्षेत्र की सेवाओं के लिए पहला भारतीय उपग्रह किस नाम से जाना जाता है। यानी जो शिक्षा के लिए पहला उपग्रह बनाया गया उसका क्या नाम था। ए सेतु, बी इनसेट वी, सी एडुसेट और डी है इनसेट सी। तो इसका एडुसेट जो है नाम है और सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, इग्नू के विशिष्ट शैक्षिक चयनों के रूप में जाना जाता है। यानी कि भारत के अंदर एक इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी ऐसा विश्वविद्यालय है जो अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाता है। लेकिन उन चैनलों का जो ग्रुप है या उसको किस नाम से जाना जाता है, यहाँ क्वेश्चन इस प्रकार किया गया है। उनको ज्ञान दर्शन बोला जाता है, बी सियान वाणी बोला जाता है, सी द्वार दर्शन बोला जाता है, डी प्रसार भारती। तो उसको उन चैनल को ज्ञान दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 48 है, महात्मा गांधी अंत श्री हिंदी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर निम्नलिखित में से किस जगह पर है। तो इसमें ए में दिया सेवाग्राम जो हरियाणा यानी गुड़गांव है, बी नई दिल्ली, सी वर्धा, डी अहमदाबाद। तो महात्मा गांधी अंत श्री हिंदी विश्वविद्यालय का हेडक्वार्टर जो है वर्धा में है। प्रश्न नंबर 49 है, यहाँ पर दो सूची दी गई हैं उनको मिलाना है। एक तरफ संस्थाएं हैं, एक में केंद्रीय अंग्रेजी संस्था ग्रामोदय विश्वविद्यालय, सी केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्था और डी है इग्नू। दूसरी तरफ जो है स्थान है चित्रकूट, हैदराबाद, नई दिल्ली, धर्मशाला। तो इसमें जो केंद्रीय अंग्रेजी संस्था है वो हैदराबाद में है। बी का ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो है चित्रकूट में है और केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्था जो है धर्मशाला में है और उसके बाद इग्नू जो है नई दिल्ली में है। तो ए का 2, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा सही आंसर है। प्रश्न नंबर 50 है, शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य है। ज्ञान के साथ छात्रों को एक व्यवसाय के लिए तैयार करना, बी उदार शिक्षा को व्यावसायिक शिक्षा में परिवर्तन करना, सी सामान्य शिक्षा की तुलना में व्यावसायिक को अधिक महत्व देना, डी उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाना। तो इसका शिक्षा के व्यवसायीकरण का उद्देश्य जो है उदार शिक्षा को रोजगारमुखी बनाना
रोजगारोन्मुखी बनाना प्रमुख उद्देश्य है। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसके सभी क्वेश्चन, इसमें से कुछ डीआई के क्वेश्चन थे वो बीच में नहीं थे। यह 2007 का पेपर था और काफ़ी आसान पेपर था। अभी थोड़ा सा पेपर का लेवल जो है हाई हो गया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें। साथ ही दोस्तों आप मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो ldcnetexam.com पे। वहाँ पर आपको इस तरह के सेट भी मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। इसके अलावा यूनिट वाइज जो नोट्स हैं वो भी आपको पढ़ने को मिल सकते हैं और आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।